नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस ज्योग्राफी सीरीज में, यानी लुसेंट ज्योग्राफी सीरीज में, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस आपके साथ किया जाता है। ये क्लास है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है लुसेंट्स का जो बेसिक वर्जन है वो, जिसमें मैंने आपके साथ बहुत सारे टर्म डिस्कस किए हुए थे। तो ये टर्म कौन कौन से हैं और कौन कौन सा क्वेश्चंस आज लाया गया है आपके लिए, आइए देखते हैं। बेसिकली जो पिछली क्लास में जो लुसेंट्स में हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था वो रॉक्स से संबंधित था, और इस रॉक्स के क्वेश्चंस को देखते हैं आज कैसा क्वेश्चंस है। तो रॉक्स मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में भी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं, और आज देखेंगे कि इस रॉक्स में और नए क्वेश्चंस कौन कौन से बने हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन जरा देखिए, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कौन सी रूपांतरित चट्टान है, इसमें से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। अब आप जानते हैं ग्रेनाइट, मैंने आपको बताया था ये कौन सा रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है। कौन सा? इग्नियस रॉक्स है। सेल, ये एक्चुअली SHALE सेल होता है। ये क्या है? तो सेल, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेल चट्टान जो होता है वो। उसके अलावा डाइक, मैंने आपको बताया था ये होता है डाइक। ऐसे थोड़ा सा इसमें एक्सपेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब ये डाइक जो है आप जानते हैं इग्नियस रॉक्स है। ये मैग्मा से के शीतलन से बनता है, कूलिंग प्रोसेस से। जबकि ये जो स्लेट है ये क्या है? तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो सेल से बनता है, स्लेट। तो डी ऑप्शन इसका सबसे सही जवाब होगा। ये पूछा गया है कि इसमें रूपांतरित चट्टान कौन सी है। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। स्लेट और संगमरमर कहा जाता है। स्लेट और संगमरमर कौन सा है? कौन सा इनमें से चट्टान है? स्लेट और संगमरमर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी चट्टान है। तो देखिए स्लेट और मार्बल ये दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक्स है। याद रखिएगा रूपांतरित चट्टान है, क्योंकि जो स्लेट बनता है वो सेल से बनता है, और आप जानते हैं जो मार्बल बनता है वो लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर से इसका निर्माण होता है। लाइम स्टोन से इसका निर्माण होता है। समझ गए? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स ये है कायांतरित चट्टान में से, इसे हम मानते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है, ये पहचानने के लिए कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक्स, यानी इनमें से कौन है जो आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान, तो देखिए स्लेट, अभी आप हमने कहा ये कौन सा रॉक्स है, तो ये सेडिमेंट्री, सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ये स्लेट कौन सा रॉक्स है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ये आप जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स है। जबकि ये जो लाइम स्टोन है, ये जो लाइम स्टोन है चूना पत्थर, ये क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स है। जबकि ग्रेनाइट ये है इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान, आप जानते हैं इग्नियस रॉक्स। और ये क्वार्टजाइट ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो बनता है किस चीज से? तो सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। अब इसमें पूछा जा रहा है इग्नियस रॉक्स कौन सा है, तो ग्रेनाइट है इग्नियस रॉक्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप समझ रहे हैं कि जो रॉक्स में जो मेजर एग्जाम्पल है, आप समझ रहे हैं कौन कौन सा आ रहा है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, स्लेट या फिर मार्बल, ये सब ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनेट फ्रॉम रॉक्स, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है। इनमें से रूपांतरित जो चट्टानें हैं कैसे बनता है। तो देखिए मैंने कहा था कि पृथ्वी पे सबसे पहले कौन सा रॉक्स बना था, तो इग्नियस रॉक्स, जो मैग्मा से बना था। मैग्मा के शीतलन से इग्नियस बना। नदी ने इसको काट छांट दिया, तोड़ दिया, इसका विदरिंग कर दिया, डेनुडेशन हो गया, इरोजन हो गया, और कहीं बिछा दिया गया, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया। और सेडिमेंट्री रॉक्स अगर ये बना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये अवसादी चट्टान बन गया। अब अगर मैं कहूं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनेट फ्रॉम, तो इग्नियस रॉक्स में जितने भी सारे चट्टान हैं ये भी बन सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स
और सेडिमेंट्री रॉक्स के जो चट्टाने हैं वो भी बन सकता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। याद रखिएगा, कोई भी चट्टान किसी भी चट्टान में परिवर्तित हो सकता है। यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स भी सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकता है, इग्नियस भी मेटामॉर्फिक बन सकता है, मेटामॉर्फिक भी इग्नियस बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है, बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण इग्नियस रॉक्स से भी हो सकता है और सेडिमेंट्री रॉक्स से भी हो सकता है। यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटामॉर्फिक सेल? मेटामॉर्फिक सेल, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल, तो चट्टान पूछ रहा है। चट्टान यानी इनमें से सेल को हम रॉक्स कहते हैं। यहाँ पे सेल का मतलब ये चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स वाला नहीं है, तो यहाँ पे रॉक्स पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा उलझन है ट्रांसलेशन में। तो मार्बल, मार्बल इनमें से कौन सा रॉक्स है? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टान, ये बनता है किस चीज से? लाइम स्टोन से। यानी लाइम स्टोन अगर परिवर्तित हो जाए, अपने रूप को परिवर्तन कर दे, तो वो संगमरमर बन जाता है। इसी तरह से जो लाइम स्टोन है, ये क्या है? ग्रेनाइट और कोयला, ये कोल है, इसको कोयला लिख दीजिए। तो ये सब क्या है? तो ये भी आपका अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। ग्रेनाइट क्या है? तो ये इग्नियस रॉक्स है, ये इग्नियस रॉक्स है। और ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है, कोयला। तो ये मुझे बताइए, पूछा जा रहा है मेटामॉर्फिक रॉक्स इनमें से कौन है? तो मार्बल इनमें से मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक्स? अब पूछा जा रहा है इनमें से कायांतरित चट्टान कौन नहीं है? कौन नहीं है? कायांतरित चट्टान कौन नहीं है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्लेट या फिर स्फटिक, जिसको क्रिस्टल कह सकते हैं, या फिर मार्बल, ये तीनों क्या है? ये तीनों मेटामॉर्फिक रॉक्स है। लेकिन ये क्या है? ये इग्नियस रॉक्स है। दिस इज इग्नियस रॉक्स। यानी ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक्स है। और ये सब क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इन सब का रूप परिवर्तित हो चुका है, लेकिन ग्रेनाइट अपने प्राइमरी रूप में ही है, इग्नियस रॉक्स है। यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान का उदाहरण। इनमें से कहा जा रहा है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें से देखिए कौन कौन सा है। तो पहला है सैंडस्टोन, दूसरा है मार्बल, तीसरा है क्वार्टजाइट और चौथा है बैसाल्ट। तो आप जानते हैं ग्रेनाइट और बैसाल्ट, ग्रेनाइट और बैसाल्ट ये दो मेजर एग्जाम्पल हैं इग्नियस रॉक्स के। तो ये इग्नियस रॉक्स हैं, और बाकी आप जो देख रहे हैं ये सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। और ये जो क्वार्टजाइट है ये भी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो बालू का पत्थर से बन जाता है, क्वार्टजाइट। तो बैसाल्ट क्या है? ग्रेनाइट है। याद रखिएगा, बैसाल्ट ग्रेनाइट है, सॉरी, बैसाल्ट आग्नेय चट्टान का या इग्नियस रॉक्स का प्रकार है। इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर फोसिल्स नॉट फाउंड? अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ये पूछा जा रहा है इनमें से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब मुझे बताइए कौन से रॉक्स होंगे जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, फोसिल्स नहीं पाया जाएगा? तो ये कौन सी चट्टान होती है? इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स में ये जो जीवाश्म होती हैं या जीवों का अंश होता है वो नहीं पाया जाएगा। तो इसमें देखिए सैंडस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सब तीनों क्या है? अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। लेकिन ग्रेनाइट क्या है? ये इग्नियस रॉक्स है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी सबसे सही जवाब है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय आग्नेय सेल का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, यानी पतालीय आग्नेय चट्टान आप किसको कहते हैं, तो ग्रेनाइट को कहते हैं, याद रखिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, तो पताल, यानी दो प्लेट जहां टकराती है, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था, दो प्लेट जहां टकराती है उस प्लेट को हम क्या कहते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स कहते हैं, विनाशकारी प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक में आप देखिएगा तो एक जो प्लेट होती है, जो भारी प्लेट होती है, नीचे जाती है और पिघल जाती है। तो जहां पे ये पिघलती है वहीं पे क्या बनता है, ग्रेनाइट रॉक्स का निर्माण हो जाता है। तो इस ग्रेनाइट रॉक्स को हम प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं, प्लूटोनिक या पतालीय आग्नेय चट्टान, जिसका निर्माण बेनी ऑफ जोन में होता है, बेनी ऑफ जोन। इसको हम बेनी ऑफ मंडल कहते हैं, जहां पे जो आपका सॉलिड क्रस्ट है वो मैग्मा में परिवर्तित होने लगता है। तो ग्रेनाइट वहीं पे बनता है, ये ग्रेनाइट प्लूटोनिक रॉक्स का किस्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रॉक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेड रॉक्स। डेड रॉक्स का मतलब है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी, कहा जाता है जीवाश्म नहीं होगा। तो वो किस रॉक्स को कहेंगे, तो आप इग्नियस रॉक्स को ही कह सकते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, डेड रॉक्स कह सकते हैं। यानी उसमें किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो डेड रॉक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए क्वाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरित है। तो इसमें से क्वाइट्स कहा जा रहा है, क्वाइट्स, क्वार्ट्स किसका रूपांतरण है। तो अब मुझे बताइए इनमें से किसका रूपांतरण है। तो आप जानते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, इसको क्वार्ट्ज कर दीजिए, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज किसका रूपांतरण है। तो ये आप जानते हैं, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में, क्वार्ट्जाइट में तब्दील हो जाता है, क्वार्ट्जाइट में तब्दील हो जाता है। जो बालू का पत्थर है वो उससे क्या बनता है, क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्ज लिखा गया है तो क्वार्ट्जाइट ही वो पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है। अब देखिए आग्नेय सेल इसमें कौन कौन नहीं है, तो बैसाल्ट भी आग्नेय है, ग्रेनाइट भी, गैब्रो भी, ये सब क्या है, आग्नेय है। लेकिन डोलोमाइट ये क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, डोलोमाइट ये अवसादी चट्टान है। बाकी सब ये जो है, ये और ये इग्नियस रॉक्स का किस्म है, ये इग्नियस रॉक्स का किस्म है, ये भी क्या है, इग्नियस रॉक्स है। दिस इज एन इग्नियस रॉक्स, समझ गए। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप मूल का मूल वह स्थान होता है जहां, फोकस इज द प्लेस वेयर, फोकस क्या है। तो देखिए फोकस मैंने भूकंप में बताया था कि जहां से भूकंप शुरू होता है, यानी जहां से एनर्जी निकलनी शुरू होती है, कौन सी एनर्जी, तो भूकंपीय तरंगे, यानी सिस्मिक वेव्स। और ये कौन बताता है, तो सिस्मोग्राफ बताता है। यहीं से एनर्जी निकलनी जहां से शुरू होती है उसी स्थान को कहते हैं फोकस। तो इनिशियल पॉइंट होता है फोकस, याद रखिएगा। फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक originate, from where the earthquake originate, from where after the origin of earthquake is waves travel to the place immediately below the return again, नहीं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्या है, ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है। इनिशियल पॉइंट का मतलब है यहीं से भूकंप का निर्माण हुआ है। तो जो गहराई में होता है, अगर इसका जो गहराई है बहुत ज्यादा अंदर है नीचे, तो भूकंप का इफेक्ट कम होगा, अगर ऊपर है तो भूकंप का ज्यादा इफेक्ट होता है।
और याद रखिएगा इसी फोकस के जस्ट ऊपर में यहाँ पे जहां सबसे पहले झटका लगता है उसको हम कहते हैं ईपी सेंटर, या हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। याद रखिएगा अधिकेंद्र के नाम से उसको जानते हैं। तो ये है आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अधिकेंद्र से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अधिकेंद्र क्या है इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ईपी सेंटर is the point of earthquake which is related to from the place of origin of earthquake inside the earth from the, नहीं ये inside नहीं होता है, ये surface पे होता है। from a point on the earth surface above the epicenter, ये भी गलत है। the place where earthquake is felt, वह स्थान जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है। the point on the earth surface where the first shock is felt, तो ये जो फर्स्ट शॉक है ये सबसे पहले, ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे सही जवाब होगा। भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है, वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस अबव द ईपी सेंटर। तो ये अगर देखेंगे तो इंग्लिश में थोड़ा सा क्या है और हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। तो अगर मैं इस ईपी सेंटर को फोकस कर दूं, अगर मैं इस ईपी सेंटर को फोकस कर दूं तो बी सही जवाब हो जाएगा, बी सही जवाब होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो ये सबसे सटीक जवाब होगा। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय जो बिंदु होता है उसको कहते हैं। तो इसको फोकस कर दीजिए तो ये जवाब गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। जवाब बी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं फोकस अगर यहाँ है तो जस्ट इसके ऊपर वाला जो बिंदु है जो 90 डिग्री पे अवस्थित होता है, जहां सबसे पहले झटका महसूस होता है मानव को, उसी को कहते हैं ईपी सेंटर। तो ये बी ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा अगर हिंदी के हिसाब से अगर देखेंगे और इसको फोकस कर देंगे तो। वैसे एग्जाम में इंग्लिश वाले को मान्यता मिली होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देयर आर सरफेस वेव्स इन एन अर्थक्वेक, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। देयर आर सरफेस वेव्स इन एन अर्थक्वेक, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे? तो याद रखिएगा एल वेव्स। देखिए ये जो पृथ्वी है यहाँ से फोकस से, यानी ये दो वेव्स निकलती है, याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं पी वेव्स और एस वेव। तो अगर मैं कहूँ कि पी वेव्स जिसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं और एस वेव जिसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, ये दोनों जो वेव्स है ये कहाँ से निकलती है? तो ये फोकस से निकलती है जहां भूकंप शुरू होता है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर आती है ये चेंज हो जाती है किस में? तो ये एल वेव्स में चेंज हो जाती है, और इसी एल वेव्स को हम सरफेस वेव कहते हैं जो धरातल के ऊपरी सतह में चलता है। इसको हम एल वेव्स के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, जिससे सबसे ज्यादा खतरा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक वेव्स कॉज मैक्सिमम डैमेज? तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो डैमेज है, सबसे ज्यादा जो डैमेज है वो कौन से वेव से होता है? तो ये एल वेव से होता है, याद रखिएगा, सी वेव्स। क्योंकि एल वेव्स है ये सरफेस में रन करती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊपर सरफेस में जो रन करने वाली वेव्स है ये एल वेव्स होता है। यानी भूकंप में अगर झटका लग रहा है तो एल वेव्स के तहत लग रहा है, इसलिए मोस्ट डेंजरस वेव्स है ये एल वेव्स। सबसे ज्यादा खतरा इसी से होता है, मोस्ट डेंजरस वेव ऑफ अर्थक्वेक। सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? तो इसी लॉन्ग वेव से होता है। समझ गए? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अर्थक्वेक इज कॉल्ड आइसोक्वेक लाइन। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, हाँ, द लाइन ज्वाइनिंग द इक्वल सिस्मिक, समभूकंपीय रेखा कहते हैं। दिस इज आइसोक्वेक नहीं कहते हैं, आइसोसिस्मल लाइन, याद रखिएगा, सिस्मल लाइन कहते हैं।
इसको आइसोसिस्मल लाइन, ये करेक्ट है। दूसरा है द शेप ऑफ द आइसोक्वांट लाइन इज रेगुलर, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित नहीं होता, सर्कुलर होता है। तो ये जो आइसोक्वेंट है, इसको पहले आइसोसिस्मल आइसोसिस्मल लाइन कीजिए, इसको आइसोसिस्मल लाइन कीजिए। ये याद रखिएगा, ये सर्कुलर होता है, ये आइसोसिस्मल लाइन, ये रेगुलर नहीं होता है, ये सर्कुलर होता है, इस तरह का ये बनता है। तो इसलिए ये बी ऑप्शन गलत है। तो यही करेक्ट होगा, यही सही आंसर होगा। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ऑकर्स सिमुलेटेसली इज कोसिस्मिक लाइन, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं भूकंपीय रेखा कहलाती है। तो ये टाइम है, इसको हम होमोसिस्मल लाइन कहते हैं, याद रखिएगा, इसको होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। इसको लिख लीजिए। तो समान समय में आने वाली भूकंपों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन कहलाती है, और समान तीव्रता से आने वाली भूकंपीय रेखा को हम आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। तो इंटेंसिटी अगर मिला तो आइसोसिस्मल लाइन बना, अगर एक ही समय में आने वाली भूकंपों को मिला दिए तो होमोसिस्मल लाइन बना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ, तो ये भी सही है। सिस्मोग्राफ के द्वारा सिस्मिक वेव्स को हम जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। रिक्टर स्केल इज ए मेथड ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। रिक्टर स्केल इज लॉगारिथमिक स्केल, ये भी सही है। लॉगारिथमिक स्केल का मतलब होता है एक इंटेंसिटी, जैसे मान लीजिए 10 कैलोरी एनर्जी निकली, तो दूसरे यूनिट पे ये सीधे 100 हो जाएगी, 10 गुना का अंतर होता है। अगले यूनिट्स में ये क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, फिर 10,000 कैलोरी हो जाएगी। यानी हर यूनिट्स में ये 10 गुना एनर्जी का अंतर होता है, और यही होता है लॉगारिथमिक टेबल। तो 1 का 10, 10 का टेबल फिर चला जाएगा 100, 100 का टेबल चला जाएगा किसमें, तो ये लॉगारिथमिक है, ये भी सही है स्टेटमेंट। दिस स्केल मेजर द एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक, दिस स्केल बिल्कुल सही है ये भी। तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी इनमें से कोई भी गलत स्टेटमेंट, सब इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सही नहीं है, सब सही है, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर द सी वेव्स जनरेटेड बाय ओशनिक अर्थक्वेक कॉल्ड, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं इसे सुनामी कहते हैं। सुनामी, तो सुनामी अगर मान लीजिए कि भूकंप अगर समुद्री क्रस्ट में आता है, मान लीजिए कि ये पानी का क्षेत्र है और समुद्र की धरती नीचे, तो अगर यहाँ पे अगर भूकंप का ईपी सेंटर बन गया और नीचे फोकस बन गया, इसका मतलब पानी क्या होगा, उछल जाएगा और एक वेव्स का रूप ले लेगा, और ये कोस्ट वाले सिटी को बर्बाद कर देगा। इसी को हम कहते हैं सुनामी, जो एक जापानीज वर्ड है। कौन सा वर्ड है, जापानीज वर्ड है। और जापान में इस लहर को बंदरगाह पर उठने वाली लहर भी कहते हैं। तो ये सुनामी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द सुनामी, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है, ये पूछा जा रहा है। सुनामी का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो वो अर्थक्वेक है। ये अर्थक्वेक कहाँ पे आता है, तो समुद्र की धरती में आता है, उसके धरातल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व के 63% से लगभग भूकंप निम्न में से किस पेट्टी में आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट, तो आप जानते हैं रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के चारों तरफ है रिंग ऑफ फायर, यानी अग्निवल है। किस बेल्ट को कहते हैं, तो पैसिफिक बेल्ट को, यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ वाले बेल्ट को। तो इसको हम पेरी पैसिफिक बेल्ट भी
कहते हैं, याद रखिएगा, परिप्रशांत मेखला। तो ए ऑप्शन। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो भूकंप आता है या ज्वालामुखी का जो बेल्ट है वो महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ वाला क्षेत्र है, वहीं पे ये आता है। नेक्स्ट है, इन एडिशन टू द कॉन्टिनेंटल पार्ट्स अर्थक्वेक्स आल्सो इफेक्ट द ओशनिक पार्ट एंड ड्यू टू दिस सीवर स्टैग्नेशन ऑकर्स इन द ओशियन। बाय व्हाट नेम आर दिस वेव्स नोन? तो आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? सुनामी। तो सुनामी के कितने क्वेश्चंस आप देख रहे हैं? तो भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पे अगर पड़ता है तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच लैंग्वेज इज द वर्ड सुनामी? तो आप जानते हैं जापानीज वर्ड है, और 2001 में ये सुनामी लास्ट आया है अभी जापान में। उसके बाद सुनामी की जो प्रचंडकारी घटनाएं अभी नहीं हुई हैं। तो 2011 में जापान को झेलना पड़ा था सुनामी की लहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री द डिस्ट्रक्टिव सी वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक आर कॉल्ड सुनामी? तो वो कौन सा देश है? जापान। तो जितने भी सारे क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं वो आप जान गए हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्टर स्केल यूज टू मेजर व्हाट? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर जो स्केल है इसका यूज इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। भूकंप की जो तीव्रता है, सी, तो भूकंप की जो तीव्रता है वो सी पे मेजर की जाती है। रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर, तो ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक है, भूकंप की तीव्रता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू। यानी आज की सभा यहीं तक थी, ये समाप्त हो गई। फिर हम मिलते हैं रात के 10 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।